कई लोग इसको हिंदू मुसलमान के मुद्दे के चश्मे से देखते हैं, लेकिन बात देश की है, देश की संपत्ति की है। अगर डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन और संपत्ति वक्फ के पास है, तो ये देश की नीति से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ रहा है। और इसीलिए शहजाद पूनावाला जी, विरोधियों को तो आपको संभालना ही है, लेकिन आपको चंद्रबाबू नायडू को संभालना है, आपको नीतीश कुमार को संभालना है, आपको चिराग पासवान को संभालना है, जीतन राम मांझी को, क्योंकि इनके 36 सांसदों के साथ ही आपकी सरकार चल रही है और वो कह रहे हैं मुस्लिमों का ख्याल रखेंगे। तो हम कौन सा मुस्लिमों के खिलाफ कर रहे हैं? ये वक्फ का जो पूरा का पूरा उद्देश्य है संशोधन लाने का, ये गरीब, बेवा, पसमानदा मुसलमानों के अधिकार के लिए ही है। उल्टा मैं आपको नाम भी बताता हूं, इस वक्फ बिल का नाम है उम्मीद। उम्मीद का मतलब क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो इसका मतलब यह है कि ये तो मुसलमानों के अधिकार के लिए। और जिस चंद्रबाबू नायडू की बात कर रही है ना आप, अब चंद्रबाबू नायडू जी ने हमारे पंडितों की सैलरी भी 25,000 की है। चंद्रबाबू नायडू ने केवल मुसलमानों की बात नहीं की है, वहाँ पर 50% सैलरी बढ़ाई है। हमारे बाकी के मंदिरों के जो पुजारी हैं उनकी भी, उन्होंने वेद विद के लिए भी 3,000 रुपये का प्रबंधन किया है। और जो सरकार के अधीन आते हैं मंदिर, उनमें हिंदुओं को एम्प्लॉयमेंट मिले, उसका भी प्रावधान किया है। तो मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू जी ने किसी एक धर्म विशेष के बारे में नहीं बोला। पर देखिए, अभी आपने बाइट सुनाई असदुद्दीन ओवैसी की। एक साल पहले जब मैं अंजना जी के शो में आता था, किरदार वही थे, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते थे, अंजना जी ये सीए कानून आ जाएगा, नागरिकता छिन जाएगी मुसलमानों की। एक साल हो गया, इंप्लीमेंट हो गया कानून, एक मुसलमान की नागरिकता छिनी क्या? नहीं छीनी। अब ये क्या बोल रहे हैं? सीए हटा दो, वक्फ ले आओ, वक्फ का कानून आ जाएगा, मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान जो है छिन जाएंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये वक्फ के अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन की किसने? 1976 में इंदिरा गांधी जी की एक सरकार की रिपोर्ट ने, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने, 9th जेपीसी रहमान खान की रिपोर्ट ने 2008 में क्या कहा कि नॉन मुस्लिम्स को भी इस कमेटी में लाओ, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दो, एफिशिएंट मैनेजमेंट करो। सिर्फ 163 करोड़ रुपए इनकम आती है 37 लाख एकड़ जमीन की। 37 लाख एकड़ जमीन मतलब 37 बार मुंबई की स्पेस, सिर्फ 163 करोड़ इनकम। इसका मतलब जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा है, उसको अधिकार नहीं मिलता। केवल कुछ अमीर मुसलमान इन राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर इस जमीन को लैंड हड़प लेते हैं, गरीबों का अधिकार मारते हैं। और आखिरी बात, अब देखिए अननेचुरल क्लेम्स देखिए, ये वक्फ के नाम पर 1400 साल पहले इस्लाम नाजिल हुआ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कहते हैं 1500 साल पुराना गांव हमारा है, महाकुंभ की जमीन हमारी है, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर हमारा है, ईडन गार्डन हमारा है, ताजमहल हमारा है। भाई शाहजहां भी कब्र में लौट रहा होगा, बोल रहा होगा कि मैंने तो मुमताज महल के लिए बनाया। आप कह रहे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान की बात करने वाले, और ये आखिरी में संविधान की बात करते हैं, AIMPL भी बोलता है पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। तेजस्वी यादव बोलते एक हो जाओ, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। एक होंगे, सेफ होंगे बोलेंगे तो कॉम्युनल है, और मुसलमानों को एक करना, भड़काना, यह बड़ा सेकुलर है। और इनके बोटी बोटी इमरान मसूद बोलते हैं कि मैं AIMPLB के साथ खड़ा हूं, जो AIMPLB बोलते हैं हश्र दिखा देंगे। धर्मेंद्र यादव बोलते हैं कि संसद चलने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, सिविल वॉर की बात करने वाले लोग, यह संविधान है, यह मोहब्बत की दुकान है? नहीं, यह केवल और केवल वोट बैंक की दुकान है, और भाईजान भाईजान है। चलिए डॉली जी, अब आप इसका जवाब दीजिए, मोर्चा संभालिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने कोट करना चाहती हूं। दरअसल 23-24 में, साल 2023-24 में जो शुद्ध आय है वक्फ संपत्तियों का, वो 1.25 करोड़ है, 1.25 करोड़। और सोचिए कि सच्चर कमेटी ने तभी अपने रिपोर्ट के अनुसार कहा था कि 10% आय मुमकिन है, जो कि लगभग 12,000 करोड़ है। लेकिन कमाई कितनी हो रही है? 1.25 करोड़। बदलाव करने से आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? मैं ये कहकर अपनी बात शुरुआत करूंगी कि वक्फ तो बहाना है, असल में बस मुद्दा बनाना है, बस मुद्दा बनाना है। कैसे? इन्होंने कहा 1976 में इंदिरा जी ने बात कही, हाँ कही, लेकिन क्या चर्चा की बात इंदिरा जी ने नहीं की होगी? लेकिन अब क्या हो रहा है? बिना चर्चा के आप पास पे पास किए जा रहे हैं। समाधान किसी भी चीज का तभी होता है जब उस पर एक प्रॉपर संसद में डिबेट की जाए, उस पर आप बात करें, विपक्ष को सुने, विपक्ष क्या कह रहा है, सरकार क्या कहना चाह रही है। आप बिना चर्चा के बिल पास पे पास किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसे कई बिल रुकवाए, आपके चैनल पे भी चर्चा हुई, जहां आपके हक छीने जा रहे थे, आपके फोनों में झांककर आपका डेटा कभी भी निकाल लिया जाता। वो ऐसे ऐसे बिल लाकर बिना चर्चा के ये पास कराने की तैयारियां कर रहे थे। आज भी हम कह रहे हैं लाइए ना, पर चर्चा तो कीजिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं।
हाँ हो सकता है। आप कुछ जेपीसी अच्छा में कह क्या रहे हुआ? हैं। चर्चा नहीं हुई जेपीसी देखिए में, बिल्कुल नहीं हुई। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हाँ, में? कहाँ चर्चा? बिना चर्चा के पास हो रहे हैं अंजना जी, बिना चर्चा के बिल पास हो रहे हैं। ये जो है बिना विस्तृत चर्चा के हर बिल पर मंजूरी। अरे ये तो सीधा संविधान पर हमला है। अल्पसंख्यक संविधानों पर, संस्थाओं पर को बदनाम करने की साजिश है। आप कहीं तो राशन पे राशन बांटते हैं, अल्पसंख्यकों को बिहार में चुनाव आ गया तो राशन बांटो, और कहीं इस तरीके की बातें कर रहे हैं। होली पर आप सिलेंडर तो दिल्ली वालों को दे नहीं पाए, हिंदुओं को। अब आपको चुनाव दिख रहा है, आपको जेडीयू को भी साधना है, अपने अलायंस पार्टनर्स को भी साधना है, तो आप जो है इस तरीके के काम करने लग गए। सत्यप्रकाश जी, तो करिए, हाँ। सामाजिक सौहार्द को बनाते हुए करिए, सत्यप्रकाश जी आपस जल्दी के से उठाइए। भाईचारे को बनाकर करिए। 12% मुस्लिमों ने वोट किया बिहार में एनडीए को। अगर आप आंध्र प्रदेश के नंबर्स देखें तो टीडीपी और जनसेना को 32% मुस्लिमों ने वोट दिया, 4% बीजेपी को, तो 36% वोट एनडीए की तरफ गया। ऐसे में क्या आपको मुस्लिम वोट चाहिए? और अगर चाहिए तो वक्फ बिल पर जो ये नाराजगी है उसको कैसे आप संभालेंगे? अंजना जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत की कि क्या मुस्लिम वोट ही चाहिए। हमें समाज के हर वर्ग का वोट चाहिए, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो। समाज के आखिरी हाशिए तक विकास की रोशनी पहुंचाने वाले नीतीश कुमार जी को 4 बार लगातार बिहार की जनता ने सत्ता दी है और सम्मान के साथ दिया है। हमने उन प्रयासों को बिहार में करने की कोशिश की और करके दिखाया कि जो 1989 का दंगा का फाइल था, जिस पर लालू प्रसाद यादव जी 1990 में मुख्यमंत्री बनते चुपचाप बैठ गए, कांग्रेस समर्थन में उसी सरकार के थी और 15 साल तक खामोश रही, कभी किसी को सजा नहीं मिली। नीतीश कुमार जी जब नवंबर 2005 में बिहार की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो इस वादे के साथ लिया था कि भागलपुर के दंगे अभियुक्तों को और दंगा पीड़ितों को न्याय मिलेगा। सारे दंगा अभियुक्त जेल भेजे गए और दंगा पीड़ितों को न्याय मिला। तो हम इसको वोट के लिए नहीं कर रहे थे, दंगा पीड़ितों को न्याय मिले, मुस्लिम समाज को न्याय मिले, ये नीतीश कुमार जी की विचारधारा का एक प्रमुख बिंदु रहा। एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैं उस पर आता हूं लौट के। एक सवाल सुनिए ना जी। इफ्तार, आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, इफ्तार पार्टी हर वर्ग का वोट चाहिए। हर मैंने ये का चाहिए कहा। ना, तो फिर इफ्तार पार्टी करते हैं। हमने ऐसा नवरात्र पार्टी तो सुना नहीं किसी नेता को करते हुए। मैं आता हूं उस पॉइंट पे। नवरात्रि में नीतीश कुमार जी पटना के हर पंडाल जाकर के आरती करते हैं माता का। आपको ये देखना पड़ेगा कि छठ में जाते हैं वो तो गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व, जो 350 प्रकाश पर्व था 350 वर्ष होने पर, उस पर उन्होंने दुनिया में एक भव्य प्रकाश पर्व मनाया पटना में, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है पटना साहब। तो नीतीश कुमार जी इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द और सबके हक के लेकर के बात करने वाले नेता हैं। वक्फ बिल जब आया था तो बिहार में मुस्लिम संगठन उनसे मिला था और उन्होंने जो भी सुझाव और आपत्ति दर्ज कराई, जेपीसी में जो हमारे पार्टी के मेंबर थे दिलेश्वर कामत जी ने, उन्होंने वो सारी आपत्ति और सारे सुझाव जेपीसी में दिए हैं। अभी बिल पार्लियामेंट में पूरी तरह आया नहीं है, जेपीसी उस पर चर्चा कर रही है, तो चर्चा उस पर होगी, देश भी चर्चा करेगा। और यदि कोई प्रगतिशील समाज, यदि कोई न्यायवादी व्यवस्था को जन्म देना चाहता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है, अभी आपका अगर जमीन कोई कह दे कि ये वक्फ बोर्ड का जमीन है तो आप सिर्फ ट्रिब्यूनल पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये सिद्धांत समाज में संविधान और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ जरूर है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में इस पर बहस हो कि आखिर वक्फ की जमीन जिस मकसद से दी गई, वक्फ की जमीन एक मकसद से दी जाती है कि कोई इस संसार को विदा होने से पहले लिख के गया कि चलो मेरे जमीन में स्कूल चलाना, तो ये कौन तय करेगा कि क्या उस जमीन में स्कूल चल रहा है या उस पर रेस्टोरेंट पट्टे पर दे दिया गया? क्योंकि कई रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी साहब 3000 करोड़ का जमीन दबा के बैठे हैं। जो महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड का चीफ है 250 करोड़ का जमीन दबा के बैठा है। ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं। तो ऐसे कब जांच करके सामने ये आएगा? मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज को विश्वास में लेकर इस पर बहस और होना चाहिए। अभी बिल आएगा, जनता दल यूनाइटेड या जितनी टीडीपी इस तरह की जो भी पार्टियां हैं वो ये मानती हैं कि समाज जो आगे बढ़ रहा है, प्रगतिशील समाज, उसमें एक विवेकपूर्ण फैसला और वक्फ बोर्ड को नियंत्रित और पारदर्शी बनाने वाला फैसला होना चाहिए। उसके बाद बिल पर फैसला। देखिए आजकल हो क्या रहा है, हम लोग को पुराने राजशाही में ले जाना चाहते हैं, जहां पे महाराज बैठते थे, जहां अपना इस व्यक्ति से गलती हुई ऐसा पता चला है, बुलडोज कर दिया जाए। उठते उठते राजा साहब कहते थे हुक्म की तालीम हो। ये हुक्म की तालीम होगी? ये बाबा साहब का संविधान है, राजशाही नहीं है।
और बाबा साहब के संविधान में अगर आपको कानून बनाना है तो आपको पार्लियामेंट से बिल पास करना पड़ेगा। आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी क्यों बनाई जाती है? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी आपने बनाई कि आप विपक्ष की राय लेंगे, विपक्ष के सुझाव को मानेंगे, लेकिन आपने विपक्ष के सुझाव को नहीं माना। विपक्ष ने अपनी राय दी, आपने उसको कंसीडर नहीं किया, तो विपक्ष अपना विरोध जता रहा है। आप कंसीडर कीजिए, आप मेरा भी तो हक मानिए ना। जिस जनता ने आपको चुना है, उस जनता ने हमें भी विपक्ष में बैठाया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बोलें। क्योंकि किसान बिल इसी तरह से पास किया गया था, विपक्ष चिल्लाता रह गया कि हम आपको सजेशन देना चाहते हैं, मजबूत किसान बिल किसान के फायदे के लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने तानाशाही में आके बिल पास करा दिया। उसके बाद किसान धरने पे बैठा, कितने किसानों की मौत होगी, उन परिवार के जिम्मेदार कौन होगा? जो किसानों की मौत हुई, बाद में आपने बिल वापस लिया। तो इस तरह से आप करना चाहते, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, कभी आप ले आओगे इसमें सीए ले आओगे, एनआरसी ले आओगे, आप वक्फ बोर्ड ले आओगे। क्या कहना चाहते हो? समाज के अंदर कौन सा मैसेज देना चाहते हो? सिर्फ नफरत की बात करना चाहते हो? आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी नजर जमीनों पे है, आप चाहते हो कैसे जमीन को हम कब्जा कर लें। मैं कहता हूं, अगर कोई जमीन किसी ने, जैसे वो कह रहे थे कि आपने जमीन किसी ने ले ली है, 3000 एकड़ किसी के पास, इधर बताइए कौन कब्जा कर लेगा जमीन? कौन कब्जा कर लेगा? ये कह रहे हैं ना कि जमीनों पे कब्जा कर लिया है, किसी के पास 3000 एकड़ है, किसी पे 4000 एकड़ है। तो किसने आपको रोका? किस पे 3000 एकड़ है, 4000 एकड़ है? तो आपने क्या किया अब तक? भाई आपकी बिहार में सरकार है, नीतीश जी, आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए ना, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर है, बिहार में आपकी सरकार है। आपने क्या कार्रवाई की किसी के ऊपर में? कि आपने नोटिस दी किसी को? किसी से पूछा? आपने बुला के पूछा कि आपका जमीन है तो कहां से आई? पूछना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे आपके बीच में जो हमारे आपके मुद्दे हैं, जो मुद्दे हम आप उठाना चाहते हो, जो हमसे आपसे रोज संबंधित मुद्दे हैं, उस पर बात ना हो जाए, इसलिए हम लोग को उलझाए रहते हैं। कभी कभी ले आएंगे होली में संबल खड़ा कर देंगे लाके कि संबल में ये हो गया। अरे कानून व्यवस्था आपकी है, संबल में दंगा हो गया। जल्दी से सुनिए, लास्ट बात अन्ना जी, लास्ट अरे लास्ट बात तो हो जाए। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आदरणीय अंजना जी, अल्लाह ना करे आपका सोने का नेकलेस चोरी हो जाए और आपको शक हो 100 लोगों पर अच्छा कि इनकी तलाशी ले लो जी। कुछ अच्छा बोलिए। हाँ, सोने की अल्लाह ना करे, मैंने कहा अल्लाह ना करे। हाँ, अल्लाह ना करे कभी आपके सोने का नेकलेस चोरी हो, लेकिन हो गया और आपको 100 लोगों पर शक हो कि इन 100 की तलाशी ले लो, उनमें 95 तो तैयार हो जाएं कि हम तलाशी देने तैयार हैं और 5 कहें हम तलाशी लेने नहीं देंगे, तो समझ जाइए उन 5 लोगों ने ही चोरी की है। आम मुसलमान वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रहा है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM के लोगों ने चोरी की है वही विरोध कर रहे हैं कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, उनके जेब से सोने का नेकलेस निकल जाएगा, उनकी जेब से नकदी निकल जाएगी, सारी प्रॉपर्टी निकलकर बाहर आ जाएगी। आम मुसलमान तो इस बात का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनके लिए अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, महाविद्यालय बनेंगे, तमाम सुविधाएं आएंगी, यहां तक कि 2 हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आ जाएंगे, 2 महिलाएं भी आ जाएंगी। आज दरगाहों में सबसे ज्यादा डोनेशन हमारे सनातनी भाई देते हैं। अभी हम यहां चर्चा कर रहे हैं ना, कोई ना कोई 100 रुपए 200 रुपए किसी दरगाह में डाल रहा होगा। डेली 1 करोड़ रुपए, महीने का 30 करोड़ रुपए हिंदू भाई वक्फ बोर्ड को देते हैं। तो यदि 2 भाई आ जाए, बहन आ जाए, तो इसमें समस्या क्या है? पारदर्शिता आ जाएगी, कलेक्टर साहब के हाथ में सब कुछ आ जाएगा, इसलिए इनको दिक्कत है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलेगा, यह नहीं कि खाली वक्फ ट्रिब्यूनल मध्य प्रदेश का भोपाल में है तो बेचारा बालाघाट वाला भोपाल दौड़ लगा रहे, नहीं, वो अपने सेशन कोर्ट में भी अब उस मामले का फैसला कर सकेगा। इतना ही नहीं, ये लोग विरोध किस स्तर पर कर रहे हैं आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जगदंबिका पाल जी का क्या हश्र कर देंगे, चंद्रबाबू, नीतीश कुमार, इनको नेस्त नाबूद कर देंगे। वक्फ का बिल नहीं, ये सांप का बिल है, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं इनके लिए, जो कि निदा फाजली जी ने कही है कि कोशिश के बावजूद ये इल्जाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। इनके हाथ में आज इस्लाम रह गया, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसलिए कह रहे। और मैं बताऊं, ये कह रही थी कि बातचीत नहीं हुई है। जेपीसी में मैं गया था, जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उनसे बात कीजिए ना। अच्छा, जेपीसी में मैं गया था, ब्रिजलाल जी वहां पर जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि बेस्ट प्रेजेंटेशन आप लोगों ने दिया है। लेकिन ये AIMIM और कांग्रेस वालों ने गुंडागर्दी की, हमें बोलने से रोका वहां पर। हमने ये बुक तैयार की है, रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम, वक्फ बिल 2024,
और इसमें हमने बताया 150 पेज अंजना में जी। कि कैसे ये इस्लाम का सम्मान है और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। ठीक है। इस